ये स्क्रीन में दिखाई पर दे रहा है कुछ आपको? जी। ओके, ये ऊपर देख रही हैं तो ये नक्षत्र हैं, उनके चरण हैं, और कौन सा नक्षत्र के कितने चरण जो होते हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं। तो एक राशि में जो होते हैं कितने नक्षत्र होते हैं? एक राशि में एक राशि में जो होते हैं कितने नक्षत्र होते हैं? एक राशि में 4 होते हैं शायद। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25। 2.25। और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, पिछली क्लास में बताया था ना। हाँ, एक उसमें 4 चरण होते हैं। एक जो नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि एक राशि में जो होते हैं नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। 4, 4, 8 और 1.25 का मतलब चौथाई। तो 4 चरण में चौथाई जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? एक चरण हो जाएगा। तो 9 जो होते हैं, एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये स्क्रीन में देखो, आपको दिख रहा होगा मेष राशि पिक्चर में दिख रही है। मेष राशि में क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये मेष राशि जो चल रही है, जो यहाँ तक चल रही है। मतलब मेष राशि जो होते हैं नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का पहला चरण। ये इतने मेष राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब कैसे है राशियों के देखो, इसमें प्रत्येक चरण में देखो राशियों के अक्षर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। चू दिख रहा है, चे दिख रहा है, चो दिख रहा है, ला दिख रहा है, लू ली लू ले लो आ, इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो 9 चरण हैं, ये मेष राशि के 9 चरण हैं सारे के सारे। ठीक है, अब जैसे देखो नाम, हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा कि जिस दिन किसी जातक का जन्म हुआ तो क्या हुआ, उसका आप देख लो कि उसका जो चंद्रमा है किस नक्षत्र में के किस चरण पे बैठा है। ट्रांजिट में जो है उसका चंद्रमा जो है किस नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा है। आपके पास पंचांग है? आपके पास पंचांग बोले। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ अपनी इसकी, आपको दिखाई देगा। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, दिख रहा है, दृक पंचांग दिख रहा है? नहीं आया। अभी नहीं आया? जी, ये कैलेंडर करके ये आया। हाँ, वो दृक पंचांग में कैलेंडर है। दृक पंचांग होता है, या ऐप डाउनलोड आप भी कर लेना, पूरा पंचांग का ये काम करता है। अगर पंचांग पत्रा हो चाहे ना, वो सारा काम ये करेगा। इसमें देखिए कुंडली ओपन किया मैंने, अभी देखो 25 तारीख शनिवार 20:10 है। अभी नीचे आओगे इसमें तो देखो, क्या देखोगे कि लग्न है, सूर्य है, चंद्र है। चंद्रमा पे आ जाओ। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा जो है मघा नक्षत्र में देखो बैठा है, पहले चरण में। दिखा आपको? जी जी दिखा। अब आपको देखना है कि मघा नक्षत्र का पहला चरण के का अक्षर का नाम क्या होता है। तो जो मघा नक्षत्र होगा, मघा नक्षत्र जो बनेगा जा करके किस राशि में बनता है, तो देखो इसमें ये भी लिखा है चंद्रमा जो है सिंह में बैठा है, 3 डिग्री 5 कला का बैठा है। तो सिंह राशि मतलब मघा नक्षत्र जो आता है सिंह राशि में आता है।
तो मघा नक्षत्र का पहला चरण है। तो इस जो मैंने ये आपको स्क्रीन जो दिखाई है, एक जिस स्क्रीन में आपको ये अक्षरों के थे वो वाली स्क्रीन देखो आप, जिसमें नक्षत्र जिसमें लिखे थे वो वाली स्क्रीन में देखोगे तो सिंह राशि में जो आता मघा नक्षत्र का पहला चरण का नाम का अक्षर क्या है? वो दिख नहीं रहा है इसमें। नहीं दिख रहा है आपको? एक सेकंड रुकिए, ये मैं दो ओपन किए हूँ ना। अब देखिए, दिखा? नहीं दिखा? इस पे आ नहीं रहा है ओके, क्योंकि मेरी स्क्रीन कोई बात नहीं। अब देखिएगा फिर। अब आया है। आ गया? अब तो ये इसमें देखिए सिंह राशि में जो है मघा नक्षत्र के पहले चरण का अक्षर क्या, किस अक्षर से स्टार्ट होता है? इसमें देखिए ना, लिखा है क्या? लिखा पहला नक्षत्र क्या है? अश्विनी है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृतिका है, चौथा रोहिणी है, फिर मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु है, फिर पुष्य है, फिर अश्लेषा है, फिर मघा आ गया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? आप म्यूट हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को, तब सुनाई पड़ेगा मुझे। आप अपने आप को अनम्यूट करो तब सुनाई पड़ेगा आपको। सुन नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये दिख रहा है इसमें माँ है पहला अक्षर इसका। है ना, माँ अक्षर से स्टार्ट है। तो जो भी जातक पैदा होगा उसका जो राशि का नाम होगा उसका माँ से स्टार्ट होगा। जैसे माँ से मनोज कुमार। अगर कन्या जातक पैदा हुई है तो उसका क्या नाम, जैसे ममता रख दोगे, ममता देवी, है ना। तो ये जो चक्र दिया गया है नक्षत्रों का, इसी से पता चलता है कि कौन सा जातक जो है कहाँ कब जब पैदा हुआ, तो चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा है, तो जातक जो है उसका राशि का नाम किस अक्षर से स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में कोई जातक पैदा हुआ है तो उसके राशि के नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा? आद्रा। हाँ, आद्रा। कौन सी राशि होगी उसकी, और उसका राशि का जो है उसके राशि के नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा? देख रहे हैं आद्रा। नहीं है तो मैं इसको जूम कर दूं। उसका प्रथम, रुक जाइए, आद्रा का प्रथम होगा का से कु। कु। अब देखिए, अब थोड़ा हो गया। चौथा चरण छू है। छू। तो जातक का नाम क्या होगा? नाम का प्रथम अक्षर जो होगा छू से हो जाएगा। छू से अगर पुरुष जातक है तो उसका नाम क्या हो सकता है? छुन्ना जैसे हो सकता है। आ गया समझ में? अब जैसे कोई जातक हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ है तो उसका राशि का किस राशि में होगा? जातक का राशि कौन सी होगी और उसके नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा? हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ है तो हस्त दूसरे चरण में। हाँ, तो उसका होगा सा से षटकोण, है ना। हाँ, तो उसका राशि का प्रथम नाम अक्षर जो होगा सा से हो जाएगा, षटकोण वाली सा से। और राशि कौन सी होगी जातक की? कन्या। ठीक। तो कन्या राशि में कौन कौन से नक्षत्र आ जाते हैं?
कन्या कन्या राशि में है, इसमें ये उत्तरा। उत्तरा के कितने चरण हैं? 3 चरण है। हाँ, 3 चरण उत्तरा के हैं। और उसके बाद 4 चरण हस्ता के हैं। हस्त के 4 चरण, 4 और 3 2 7 चरण हो गए। चित्रा। 2 चरण चित्रा के हो 2 चरण जाएंगे। चित्रा के हैं। हाँ ठीक। अब ये बताइए कि चित्रा नक्षत्र का जो है स्वामी कौन होता है, कौन सा ग्रह है? चित्रा नक्षत्र का स्वामी, हाँ इसका ये मतलब कि राशि के स्वामी अलग होते हैं और इसके मतलब कि हाँ नक्षत्रों के राशि स्वामी के अलग स्वामी अलग होते हैं। कन्या राशि के स्वामी अलग हैं, लेकिन नक्षत्र के स्वामी अलग होते हैं। तो जैसे कन्या राशि के स्वामी है कौन होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं? मंगल मंगल होगा। हाँ, चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल है। और कन्या राशि के स्वामी कौन है? कन्या राशि के स्वामी है बुध, बुध। है ना, बुध। तो ये जो नक्षत्र है, ये जो नक्षत्रों के बारे में जो सारा कुछ है, तो ये आप इससे आप नक्षत्रों के बारे में सारा कुछ जान सकती हैं। ये जो टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, नक्षत्र, उनके चरण के अक्षर और राशि। तो इसमें आपको सारा कुछ आपको देखना है। एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे, पूछूं? जी पूछिए। अच्छा, अगर अब ये बताइए कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण का अक्षर कौन होगा, और ये जातक का राशि कौन सी राशि होगी? कौन सा चरण पूछा? पूर्वाषाढ़ा के तीसरे चरण। फा होगा। हाँ होगा, ठीक है। तो और राशि कौन सी होगी जातक की? धनु राशि होगी। धनु राशि होगी, ठीक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी कौन ग्रह होते हैं? पूर्वाषाढ़ा के शुक्र। शुक्र, यस। पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र स्वामी शुक्र होते हैं, ठीक है ना? हाँ, शुक्र होते हैं। और इसके सिंह राशि के स्वामी गुरु हो जाएंगे। धनु राशि के स्वामी कौन हो जाएंगे? धनु राशि के स्वामी गुरु। हाँ, यस, वेरी गुड। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु है, ठीक है ना? ये जो टेबल जो आपकी बनी है टेबल, ये सीक्वेंस आप समझ लो इसका, तीनों में ही देखो, तीन है इसमें, देखो, ठीक है ना? देखो पहला क्या है, अश्विनी, फिर मघा, फिर मूल। देखो केतु के तीनों नक्षत्र हैं, ये हैं। बगल वाले में देख लो, बगल वाले में देखो, भरणी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये कौन, इसके स्वामी कौन है? शुक्र है। फिर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी कौन है? सूर्य है। फिर रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनके स्वामी है चंद्रमा। फिर मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इनके स्वामी है मंगल। फिर आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनके स्वामी हैं कौन है तुम्हारे? राहु। फिर पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र, इसके स्वामी हैं गुरु। फिर पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्र, इसके स्वामी है शनि। फिर इसके बाद अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके जो स्वामी हैं वो आपके हैं कौन से? बुध देवता। तो जो सीक्वेंस, हाँ, इनका जो सीक्वेंस चलता है ग्रहों का, नक्षत्र के स्वामियों का, वो क्या चलता है? पहला सीक्वेंस में पहले आते हैं केतु, फिर शुक्र, फिर आ गए आपके सूर्य, फिर आ गए आपके चंद्र, फिर मंगल, इसके बाद राहु, राहु के बाद आपके आ गए गुरु, गुरु के बाद आपके शनि, शनि के बाद आपके आ गए बुध। ये सीक्वेंस चलता है। महादशा में भी यही सीक्वेंस चलता है। महादशा क्रम में भी यही सीक्वेंस चलता है। सबसे पहली महादशा होती है जो इस इनके क्रम में होती है, इनके क्रम में केतु से है। लेकिन जातक की जो महादशा चलेगी वो कहाँ से चलेगी? चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी से चलेगी। जैसे अभी मैंने पूछा आपसे मैंने कि अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण का जो है
कौन होगा अक्षर, क्या होगा? तो आपने बताया फा अक्षर होगा। तो उस जातक की महादशा किससे स्टार्ट होगी? फा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी से। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी कौन है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है शुक्र शुक्र जी। है ना, शुक्र। तो आप क्या कहोगे, इस जातक की जो महादशा स्टार्ट होगी वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र से स्टार्ट होगी। क्लियर? जिस नक्षत्र से होगा चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा जन्म के समय, जातक की महादशा उसी नक्षत्र के स्वामी से स्टार्ट होती है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अगर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में कोई जातक पैदा हुआ है तो उसके राशि का प्रथम अक्षर जो होगा कौन सा होगा? झा होगा। राशि नाम का प्रथम अक्षर होगा झा। झा से झरना, ठीक है। और इस जो उसकी महादशा स्टार्ट होगी वो शनि से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? हाँ, आ गया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। उस दिन क्लास में मैंने आपको बताया था कुंडली के भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। ये मैंने आपको उस दिन बताया। प्रथम भाव से शरीर देखा जाता है, रंग देखा जाता है, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेक, शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव, ये सारा प्रथम भाव से देखा जाता है। इसी तरीके से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं हम लोग? सुख देखते हैं, माता देखते हैं, भवन देखते हैं, भूमि देखते हैं, अचल संपत्ति देखते हैं, वाहन देखते हैं, गड़ा हुआ धन देखते हैं, शरीर के अंगों में फेफड़े को देखते हैं, और छाती का ऊपरी भाग देखते हैं, और हृदय का ऊपरी भाग देखते हैं। ये चतुर्थ भाव से आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं तो क्या कहोगी इससे? कि भूमि, भवन और माता को देखते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे कुछ मैंने आपको उस दिन बताए थे। आपको आते हैं ना कि नहीं आते हैं? क्लियर है ना उस दिन का? हाँ। क्लियर है ना उस दिन का? हाँ, उस दिन का। ठीक है। तो अब है क्या, अब जो है इसमें अगर आप देखोगे कि इनके कारक ग्रह होते हैं, मतलब हर भाव का एक जो होता है कारक ग्रह होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कुंडली के 12 भाव एवं उनके कारक ग्रह। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप देखते हो प्रथम भाव, तो प्रथम भाव से अगर आप क्या देखते हो? जातक का व्यक्तित्व देखते हो, जातक का शरीर देखते हो। तो प्रथम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो कौन है? सूर्य देव। सूर्य भगवान है प्रथम भाव के कारक ग्रह, सूर्य देवता है। तो सूर्य को क्या कहेंगे? सूर्य जो है आत्मा का कारक है, और सूर्य जो है स्वास्थ्य का कारक है। द्वितीय भाव से क्या देखते हैं? धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, परिवार देखते हैं। तो क्या होगा? कुटुंब है, कुटुंब का भाव होता है। तो क्या देखते हैं? गुरु और बुध इनके कारक हैं। गुरु क्या संपत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और फैमिली को भी गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में बुध जो है वो वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकेंड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु हैं और बुध हैं, सेकेंड हाउस के कारक ग्रह। थर्ड हाउस में हम लोग आ जाते हैं, तीसरे भाव में आ जाते हैं। तीसरे भाव से क्या देखते हैं? पराक्रम देखते हैं, और नेगोशिएशंस देखते हैं, और छोटे भाई बहन देखते हैं। नेगोशिएशन समझते हैं? कौन कितना मोल भाव कर ले, वो थर्ड हाउस से होता है। तो इसके जो कारक ग्रह हैं वो कौन है? मंगल हैं। थर्ड हाउस के कारक ग्रह आपके मंगल हैं। चतुर्थ भाव से देखें, चतुर्थ भाव में से क्या देखते हैं हम लोग? भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भूमि, भवन, माता को देखते हैं, वाहन को देखते हैं। तो माता के कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा,
भूमि भवन के कारक मतलब ग्रह कौन है? हाँ, मंगल। मंगल। और वाहन के कारक ग्रह है कौन? वाहन से क्या मिलता है हमको? सुख मिलता है, ठीक है ना। तो सुखेश बोला जाता है, चतुर्थ भाव सुखेश होता है। तो वो जो होते हैं या जो होते हैं शुक्र है उसके कारक ग्रह। तो बेसिकली जो वाहन है, अगर वाहन पे अगर आप देखोगे तो वाहन का जो कारक है वो शनि देवता वाहन के होते हैं, ठीक है। लेकिन वाहन से हम लोग यहाँ सुख की बात कर रहे हैं, तो वाहन से मिलने वाला जो सुख है वो चतुर्थ भाव रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी प्रकार का सुख अगर हमें देखना हो कुंडली में, किसी भी प्रकार का सुख देखना हो तो हम लोग शुक्र को लेंगे, चतुर्थ भाव से देखेंगे। चाहे वो पानी पीने का सुख हो, भोजन करने का सुख हो, चाहे वो हवाई यात्रा करने का सुख हो, चाहे वो साइकिल यात्रा करने का सुख हो, किसी भी प्रकार का जो सुख देखेंगे वो हम लोग चतुर्थ भाव से देखेंगे। और उसके जो कारक ग्रह होंगे वो शुक्र होंगे। क्लियर? जी। ओके। चतुर्थ भाव के बाद हम लोग आ जाते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव से क्या हमें दिखाता है? पंचम भाव क्या बताता है हमको? शिक्षा के बारे में बताता है, संतान के बारे में बताता है और प्रेम के बारे में बताता है। तो शिक्षा के और संतान के कारक हैं कौन कौन? शिक्षा संतान इनके कारक हैं बेसिकली कौन है? गुरु है। तो पंचम भाव के कारक जो हो जाएंगे गुरु हो जाएंगे। छठे भाव में क्या जाते हैं? रोग ऋण शत्रु, छठे भाव में। तो शत्रु जो है इनके जो है कारक हो जाएंगे मंगल और शनि। ऋण के कारक जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऋण के कारक कौन होते हैं पता है आपको? हाँ मंगल। हाँ यस, मंगल है। जो ऋण के कारक हैं जो वो मंगल है, ठीक है। रोग के कारक जो है वो शत्रु के जो कारक हैं वो आपके शनि देवता हैं। तो रोग ऋण शत्रु मंगल एंड शनि जो है वो कारक हैं छठे भाव के, 6th हाउस के कारक हैं। 7th हाउस पे हम लोग आ जाते हैं, क्या? विवाह और साझेदारी, पार्टनरशिप देखते हैं। तो छठे भाव के जो कारक हैं वो कौन हो जाएंगे? अगर स्त्री की कुंडली है तो गुरु हो जाएंगे, पार्टनर है ना, तो स्त्री की कुंडली तो उसका पति हो जाएगा ना, तो उसके गुरु है कारक। और अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हो तो 7th हाउस के जो कारक होंगे वो शुक्र होंगे। तो इस तरीके से ये 7 हाउसेस 7 भावों के ये आपके कारक हैं। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कारक से मतलब है कि जैसे ये कारक से मतलब है कि मतलब उसके स्वामी एक ग्रह के मतलब। हाँ, कार्य कराने वाले ग्रह, जो ग्रह क्या देते हैं, जैसे हाँ जैसे गुरु है। गुरु किसके कारक है? ज्ञान के कारक है और धन के कारक है। तो धन जो है हमें कैसे मिलेगा? वो गुरु दिलाएंगे हमको। गुरु जो है हमें धन दिलाएंगे। और 2nd हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? धन देखते हैं ना धन। अगर पुरानी पुस्तकों में आप देखोगे संपत्ति या धनेश बोलते हैं, पुस्तकों में देखोगे 2nd हाउस के स्वामी को, 2nd हाउस को क्या बोलेंगे? धन भाव बोलेंगे। तो इसके स्वामी को क्या बोलेंगे? धनेश बोलेंगे। तो अब धन का संबंध गुरु से है, तो गुरु का संबंध अगर जो है 2nd हाउस से होगा तो जातक को धन सुलभ होगा। बहुत सारे नियम है इसके। तो अब किसी भी लगन का हो मतलब कि, लेकिन अगर दूसरे ग्रह है तो उसका मिलेगा। दूसरे भाव से अगर संबंध बना रहा है तो जातक को धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति का मतलब ये है जातक के पास धन होगा। धन देखो 2 प्रकार के धन होते हैं।
एक ऐसा धन जो होता है जो हमारे मेहनत करने पे हमको मिलता है। अब जैसे कोई नौकरी वाला व्यक्ति अगर है तो क्या है, उसको महीने भर तक जॉब करता है, काम करेगा, नौकरी करेगा महीने भर तक, तब उसको 1 महीने के बाद उसको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, मिलती है ना। तो उसको वो, और जो व्यापारी व्यक्ति है वो अपना सामान वगैरह बेचता है, खरीदता है, उससे उसको लाभ होता है। तो ये दोनों के लिए धन है, लेकिन ये दोनों के लिए धन नहीं है, ये दोनों के लिए आय है, इनकम है, ये आय है। मेहनत किया, फल मिला। लेकिन आपको केवल धन आना ही सब कुछ नहीं होता है। वो धन जो आपको आ रहा है उसमें से कुछ धन आप खर्चा भी तो करोगे ना, अपने परिवार का पालन पोषण में, अपने खुद के भरण पोषण में कुछ ना कुछ धन का वो पार्ट, कुछ ना कुछ खर्चा करोगे ना। तो वो कहाँ हो जाता है, देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, कि जो 11वां भाव होता है वो काय का होता है, आय का होता है, गेंस का होता है। 11th हाउस रिप्रेजेंट्स गेंस, लाभ, आय, लाभेश बोलते हैं इसको लाभेश इसके स्वामी को बोलते हैं, आयेश बोलते हैं। 11वां भाव आपका आय है, इनकम है, और 12वां भाव आपका व्यय है। तो जब व्यय से, आय से व्यय को जब माइनस करोगे, जो आपको बचेगा वो आपकी सेविंग्स होगी, वो आपका संचित धन होगा कि नहीं होगा, बताओ। अच्छा, तो वो धन जो आप वो धन जो आपका बचेगा, उस धन को आप क्या करते हो, या तो आप धीरे धीरे करके इकट्ठा करते हो घर में रख के, नहीं तो बैंक में डालते रहते हो ना। कभी आपने FD करा लिए, कभी 10,000 डाल दिया, कभी 20,000 डाल दिया, कभी 50,000 डाल दिया। तो एक हैंडसम अमाउंट हो जाता है, बड़ा अमाउंट जब हो जाता है, तब उस धन से आप जो है कोई महत्वपूर्ण वस्तु या चीज़ें खरीदती हो, परचेस करती हो, या किसी महत्वपूर्ण कार्य में उस धन को आप उपयोग करती हो, ये तो करते हो ना। तो जो आपका बचा है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जो आपका बचा है वो आपका संपत्ति होगा, वो आपका धन होगा, एक्चुअल धन। वो जो बचा हुआ धन है वो आपको 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी इनकम है वो आपके 11वां भाव रिप्रेजेंट करता है, जो व्यय है वो आपका 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके बाद जो व्यय के बाद जो आपका बचा हुआ है वो आपका 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए 2nd हाउस को संपत्ति का भाव बोला गया है, धन का भाव बोला गया है। आया समझ में, नहीं आया? अभी नहीं आया मुझे लगता। जी आ गया समझ में। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और भी हो जाती है कि जब जिसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, 12वां भाव ज़्यादा एक्टिवेट होता है, 11वां भाव एक्टिवेट उसका नहीं होता है उतना ज़्यादा, इनकम कम होती है, खर्चे अधिक होते हैं, तब फिर क्या होता है, तब फिर क्या होता है, ऐसे लोग क्या फिर लोन लेते हैं, किसी उधार लेते हैं, यही तो करते हैं ना। तो उस केस में क्या होता है, 6ठा भाव आपका एक्टिवेट हो जाता है। जब आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपका 6ठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो ये 4 भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा? 11वां भाव, 12वां भाव, दूसरा भाव और 6ठा भाव। अगर आपका इनकम अगर आपकी एक्सपेंसेस से कम है तो 2nd हाउस में जाता है वो सारा का बचा हुआ है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो होती है एक्सपेंसेस से कम होती है तो आपका सीधे वो 6ठा भाव एक्टिवेट होता है। तो आपकी उसकी पूर्ति आपकी लोन कराता है, जो कि आपको आगे चल के अदा करना पड़ता है। आप किसी से भी पैसा लोगे उधार, चाहे बैंक से लो या किसी रिश्ते नातेदार से लो, तो वो आपको धन जो होगा आपको वापस करना पड़ेगा कुछ समय के पश्चात। क्लियर है ना? कुछ पूछना हो तो बताओ, मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको बताया अभी इसमें। नहीं, सब आ गया मतलब। ओके, ठीक है। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, अष्टम भाव पे चर्चा करते हैं। 7 भाव हमने कर ली, अष्टम भाव पे चर्चा करते हैं। तो जो आपका अष्टम भाव जो होता है वो किसका होता है? आयु का होता है, मृत्यु का होता है और कष्ट का होता है, छिपे हुए रहस्यों का होता है। इसके जो कारक ग्रह हैं वो शनि देवता है।
इसके बाद नवम भाव आ जाता है भाग्य, धर्म और पिता। देखो उत्तर भारत में हम लोग जो होते हैं पिता को दशम भाव से देखते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो है पिता को नवम भाव से देखते हैं। ठीक है ना, याद रखना सदैव इसको। बहुत से विद्वान, अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हो, आप आगे चल के एस्ट्रोलॉजर, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे, बहुत से विद्वानों से आपकी चर्चा होगी, तो वो कुछ विद्वान आपको कहेंगे हम जो है पिता को नवम भाव से देखते हैं। तो अगर वो कहते हैं तो आपको उनका जो है जो वो जो है नवम भाव से देखते हैं, पिता को नवम भाव से भी देखा जाता है। इसीलिए जो है साउथ इंडिया में जो होता है नवम भाव से देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने पिता लिखा है। तो इसके कारक कौन है? धर्म के और भाग्य के कारक है गुरु, और पिता के कारक है सूर्य भगवान। ठीक है ना। दशम भाव से क्या देखते हैं? करियर, पिता, कार्य क्षेत्र, कर्म हमारा जो। तो इनके स्वामी कौन है? पिता के कारक है सूर्य है, ठीक है, और गुरु है हमारे जो है इसके, हमारा जो नेम फेम होता है, इनके कारक है गुरु और बुध इनके। और शनि जो है हमारे किसके कारक है? कर्म के कारक, कर्म क्षेत्र के कारक है। हमारा कर्म कैसा होगा ये शनि बताते हैं। तो गुरु, बुध, सूर्य, शनि इनके कारक हैं। बहुत सी जगहों पे बहुत से विद्वान जो होते हैं आपको कहेंगे कि जो है बुध और गुरु को नहीं लेते, केवल शनि को और सूर्य को लेते हैं। तो कई जगहों पे है, पुस्तकों में लिखा है कि उनको लेना है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है। ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। आपने ये मत सोचा कि आपने मैंने ये बताया तो वो ये बता रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है, जिसने जहाँ से पढ़ा है, जिस पुस्तक से पढ़ा है, तो अपनी जगह पे ठीक है। इसके बाद एकादश भाव, 11वां भाव जो होता है आय का होता है। और किसका होता है? लाभ, क्या लाभ मिल रहा है, आय। ठीक है। तो अब मित्र का भी होता है। तो इसे किससे देखते हैं हम लोग? गुरु इसके कारक होते हैं। और बहुत सी पुस्तकों में है कि एकादश भाव जो होता है, जो गुरु जो मित्र जो होता है वो पंचम भाव से भी देखते हैं बहुत सी पुस्तकों में। तो मित्र पंचम भाव से, लेकिन उसका कारक जो है गुरु ही है। 12वां भाव जो द्वादश भाव है, ये किससे क्या देखते हैं? व्यय देखते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं वो देखते हैं हम लोग 12वें भाव से। जो नुकसान होता है, वो हानि होती है, वो भी हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। और जो है और क्या देखते हैं? मोक्ष जो देखते हैं वो भी 12वें भाव से देखते हैं। बेड प्लेजर, सैया सुख जो होता है वो भी हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। इस तरीके से जो होता है शनि और शुक्र जो होते हैं ये 12वें भाव के कारक होते हैं। क्लियर है? आया समझ में? जी हाँ, आ गया। ओके, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक आपने कुंडली के भाव पढ़े, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इस तरह से 12 भाव आपने पढ़े हैं। ठीक है ना। अब सभी भावों का नामकरण किया गया, वर्गीकरण किया गया है। जैसे केंद्र भाव, तो कुंडली के केंद्र समझते हो ना आप, कौन कौन से होते हैं केंद्र? कुंडली के केंद्र कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। यस, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये केंद्र होते हैं। ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता है? विष्णु का स्वरूप माना है, विष्णु कहा गया, विष्णु स्थान इनको कहा गया है। ठीक है। तो ये 1, 4, 7 और 10 जो होते हैं ये केंद्र भाव बोले जाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि प्रथम भाव से लग्न होते जातक का व्यक्तित्व, स्वभाव वगैरह देखते हैं। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, वाहन, सुख देखते हैं। सप्तम भाव से विवाह, साझेदारी, जीवन साथी देखते हैं। और 10वें भाव से करियर और प्रतिष्ठा देखते हैं, पिता देखते हैं। तो ये 4 जो भाव होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट भाव होते हैं, ये केंद्र भाव आपके कहे गए। ठीक है ना। अब इन केंद्रों में आपको देखना है कौन सा केंद्र सबसे बली होता है। बाइफरकेशन ऐसे भी किया गया है कि कौन सा केंद्र सबसे बली होता है और कौन सा केंद्र सबसे कमज़ोर होता है।
तो इसको देखने के आपको उल्टा चलना पड़ेगा। जो दसम भाव होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। दसम भाव जो होता है सबसे जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है केंद्र में, सप्तम भाव कम स्ट्रांग होता है, चतुर्थ भाव कम स्ट्रांग होता है, फिर लग्न कम स्ट्रांग होती है, सबसे कम स्ट्रांग होती है। इन चारों केंद्रों में आप देखोगे कौन सा केंद्र सबसे सर्वाधिक मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, तो ये दसम भाव सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और लग्न जो प्रथम भाव होता है जो ये सबसे कम स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से आप जो है इनका बाइफरकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कौन आपके आ जाते हैं, इसके बाद आपके आ जाते हैं ये त्रिकोण। आप बोलते हो ना केंद्र त्रिकोण के स्वामी कौन है, तो ये त्रिकोण आ जाता है। त्रिकोण कौन सा होता है, प्रथम, 5, पंचम, नवम, 1, 5, 9, या फिर कौन हो जाते हैं, त्रिकोण हो जाता है। लग्न को प्रथम त्रिकोण बोलते हैं, पंचम भाव को द्वितीय त्रिकोण बोलते हैं, और नवम भाव को तृतीय त्रिकोण बोलते हैं। क्लियर है। तो इनसे क्या है, इनका बाइफर, इसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा है। प्रथम से क्या है, प्रथम और ये केंद्र और त्रिकोण ये दोनों हैं। इससे क्या देखते हैं, जातक का स्वभाव, जातक का व्यक्तित्व, जातक का चरित्र, ये सब कुछ देखते हैं। पंचम भाव से बुद्धि देखते हैं, संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं। नवम भाव से पिता को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, ठीक है ना, भाग्य को देखते हैं, गुरु को देखते हैं। ये आपके ये हो गए, भाग्य हो गए। तो क्या, एक तो जातक स्वयं, प्रथम से भाव से क्या पता चला, जातक स्वयं, ठीक है ना। चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से क्या पता, जातक की बुद्धि, और नवम भाव से क्या पता चला, जातक का भाग्य। इस तरह से आप इनको दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएं, जातक स्वयं, जातक की बुद्धि और जातक का भाग्य, किस्मत जातक की। अब आपने जो है जैसे केंद्र का आपको संबंध बनाना है, तो क्या हो गया, जातक स्वयं, जातक की माता, ठीक है, जातक का पार्टनर, जातक की पत्नी या पति, और जातक का पिता। हो गए चारों त्रिकोण। जातक स्वयं, जातक की माता, जातक की पत्नी या पति, और जातक का पिता। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है, अब इनको जो है लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। इसीलिए केंद्र और त्रिकोण दोनों को मिला करके लक्ष्मी नारायण का कहा गया है। अगर किसी जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं तो ऐसे जातक का बढ़िया ही होता है। जातक की कुंडली बोले मजबूत कुंडली है जातक, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है आपोक्लिम भाव। आपोक्लिम भाव होता है। आपोक्लिम कौन सा होता है, तीसरा भाव, छठा भाव, नवां भाव और 12वां भाव, ये आपोक्लिम भाव बोले जाते हैं। ये कुंडली के भावों का वर्गीकरण है कि हर भाव को कुछ ना कुछ संज्ञा दी गई है, कुछ ना कुछ बताया गया है, वो इनकी संज्ञा बता रहा हूँ। कि तीसरा भाव क्या बोला जाता है, माता पिता, छोटे भाई बहन का होता है, और साहस का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, संचार, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कैसी होगी वो तीसरा भाव बताता है। और क्या बताता है, इसके बाद और क्या, प्रयास, जो हम लोग प्रयास करते हैं, ये हम लोग तीसरे भाव से हम लोग देखते हैं। इसके पश्चात हमारा छठा भाव, छठा भाव क्या हो गया हमारा, रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं और दैनिक कार्यों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, ये हमारा बताता है छठा भाव। तो आपोक्लिम में कौन से भाव हो गए, तीसरा भाव, छठा भाव, नवां भाव और 12वां भाव। नवें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, किस्मत, हमारी भाग्य कैसा होगा, है ना। और उच्च शिक्षाएं, जो हम लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारी 9th हाउस से हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, धार्मिक यात्राएं और धर्म, पिता, तो ये सब जो होते हैं 9th हाउस से देखते हैं हम लोग। और 12वां भाव जो होता है हमारा व्यय का होता है। अभी मैंने आपको बताया
और हानि का होता है, मोक्ष का होता है, आइसोलेशन का, एकांत का होता है। हम लोग आइसोलेट हो जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, वो 12वां भाव एक्टिवेट होता है उस समय। हॉस्पिटलाइजेशन का है ये भाव, और विदेश यात्राओं का भाव है ये। तो इस तरह से आपके ये आपोक्लिम में ये जो भाव आपके हो गए, तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये आपोक्लिम के भाव हो गए। क्लियर है ये? क्लियर है ना? इसके बाद हम लोग देखते हैं पणफर भाव। पणफर भाव क्या होते हैं? जो केंद्र के आगे के जो भाव होते हैं, केंद्र के नेक्स्ट जो भाव आते हैं, उनको पणफर भाव कहते हैं। तो केंद्र के नेक्स्ट में कौन आता है? दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, ये हमारे पणफर भाव होते हैं। तो पणफर भाव में हम लोग क्या क्या देखते हैं? पणफर भावों से हम लोग क्या क्या देखते हैं कि पहला दूसरा भाव हो गया। तो दूसरा भाव हमारा किससे है? धन का और संसाधन का भाव होता है ये। इनके विशेषताएं इनकी आप देखो। धन का क्या कहा गया? संस्कृत में पण शब्द का अर्थ सिक्का या मुद्रा से जोड़ा गया है ना? इसलिए ये चारों भाव मुख्य रूप से धन संचय, लाभ और भौतिक सुरक्षा से संबंधित होते हैं। ये क्या बोला जाता है? ये मध्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातक के जीवन का मध्य भाग कैसा होगा, ये पणफर भाव बताते हैं। और जातक के जीवन का मध्य भाग कौन सा हो जाता है? 30 वर्ष से लेकर के तकरीबन 55 साल तक, 60 साल तक, 55 साल तक अगर देखते हैं, ये जो होता है मध्य होता है, ये कैसा रहता है, ये हमारी किस स्थिति में रहेंगे, सुख सुविधाएं किस प्रकार की रहेंगी, ये हमको दिखाता है। ठीक है ना? और ये जो होते हैं केंद्र से जो होते हैं, ये क्या जाते होते हैं? ये पणफर भाव जो होते हैं केंद्र से कम ताकतवर होते हैं और आपोक्लिम से अधिक ताकतवर होते हैं ये भाव। ठीक है ना? तो स्थिरता में अगर आ जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये भाव स्थिर राशि से जुड़े होते हैं, इसलिए जीवन में स्थिरता एवं रख रखाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। पणफर में देखोगे, पणफर के जो भाव होते हैं, सारे के सारे भाव, अगर चारों भाव अगर आप देखोगे तो सारे स्थिर में आ जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में अगर मेष राशि अगर लग्न में बैठा दें, तो मेष राशि आपकी कौन सी होती है? किस प्रकार की राशि होती है मेष राशि? चर राशि होती है। 3 स्वभाव के अनुसार राशियों 3 प्रकार की होती है ना, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, यही तो होती है ना। तो दूसरे भाव में क्या होगी? अगर हम लोग 1 2 3 4 करके 12 बैठा दें तो क्या हो जाएगी? द्वितीय भाव में जो होगी दूसरी राशि कौन सी हो जाएगी? वृष राशि हो जाएगी। वृष राशि कौन सी होगी? वृष राशि कौन सी हो जाएगी? वृष राशि आपकी स्थिर राशि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? इसी तरह से इसी तरह से जो आपका जो होगा आगे दूसरी राशि जो होगा आपकी होगी, दूसरी राशि जो आपकी होगी सिंह राशि होगी। 5 नंबर की जो राशि होगी वो सिंह राशि होगी। सिंह राशि भी आपकी स्थिर है। फिर 8 नंबर की जो राशि हो जाएगी वृश्चिक राशि हुई, वो भी आपकी स्थिर राशि है। और इसके बाद जो कुंभ राशि है वो भी आपकी स्थिर राशि। 11 नंबर की जो राशि होगी वो भी आपकी जो होगी कौन सी होगी? स्थिर राशि हो जाएगी। इसीलिए जीवन में स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पणफर के भाव कौन से होते हैं? दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां, यही तो है ना। दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव, ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पणफर के हैं। ठीक है। अब इनका महत्व देख लें आप कि द्वितीय भाव जो होता है इससे क्या देखते हैं? धन संचय, परिवार, वाणी, ये देखते हैं। द्वितीय भाव से हम लोग देखते हैं। पंचम भाव से क्या देखते हैं? बुद्धि, संतान, शिक्षा,
आकस्मिक लाभ वगैरह ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये पंचम भाव जो होता है पणपर का सबसे स्ट्रांग भाव होता है। अष्टम भाव से क्या देखते हैं, विरासत में मिला हुआ धन, आयु और गुप्त विद्याएं, अष्टम भाव हमारा बताता है। और एकादश भाव जो है इससे कि आय के स्रोत बताता है, आय हमें कहाँ से मिलेगी, बड़े भाई बहन बताते हैं और इच्छा की पूर्ति बताते हैं। इस प्रकार जो होंगे आपके दूसरा, पाँचवा, आठवां और 11वां भाव, ये सारे जो होते हैं आपके पणफर भाव में आ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ओके। तो ये तीन चार, हाँ चार भाव है। हाँ 4 भाव है, 4 है, 2, 5, 8 और 11, ये पणफर में 4 भाव है, ठीक है ना। आगे हम लोग का देखते हैं त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं। ये खराब भाव बोले जाते हैं, त्रिक भाव जो होते हैं ये खराब बोले जाते हैं, 6, 8 और 12। जैसे आपने देखा, मैंने भावों के बारे में बताया, छठा भाव क्या होता है, रोग का, ऋण का और शत्रु का होता है, ये खराब भाव होता है। हाँ? 8वां भाव आयु का, मृत्यु का, संघर्ष का, ठीक है, सडनली होने वाले इवेंट्स का, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये आपका 8वां भाव बताता है। और 12वां भाव क्या बताता है, व्यय, हानि, विदेश यात्रा, ये मोक्ष, ये बताता है। तो 6, 8 भाव ये होते हैं, ये रंध्र भाव बोले जाते हैं, त्रिक भाव बोले जाते हैं। और ये अच्छे भाव में इनकी गणना नहीं होती। 6, 8, 12 के भाव ये खराब होते हैं, अच्छे नहीं हो, अशुभ भाव में गणना कर जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है उपचय भाव। उपचय भाव कौन सा होता है कि 3, 6, 10 और 11, ये उपचय भाव होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, 10वां भाव करियर का है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। इसका क्या मतलब होगा, उपचय भाव में क्या पता चलता है, जब हम पराक्रम करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे तभी हमें अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी और लाभ मिलेगा, तभी हमें हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। उपचय से 3, 6 और 10, 11, यही तो हो गया ना, 3, 6, 10, 11 भाव। तो क्या इससे पता चला कि 3 भाव से क्या पता चला, पराक्रम दिखाना पड़ेगा भाई पहले, इसे बैठने से काम नहीं चलेगा, पराक्रम दिखाओ। जब पराक्रम दिखाओगे तभी अपने शत्रुओं पे, छठे भाव पे विजय प्राप्त करोगे। जब छठे भाव पे विजय प्राप्त कर लोगे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लोगे, तभी आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। जब शत्रुओं पे विजय प्राप्त करोगे तभी आपको नेम और फेम मिलेगा। 10वां भाव नेम फेम का है ना। और जब नेम फेम मिलेगा, प्रतिष्ठा हो, बड़े वृद्धि होगी, तभी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस प्रकार से आप कनेक्शन फिट करें, तब आपको जल्दी याद बढ़िया से होंगे और आपको अच्छे तरीके से आपको बढ़िया से रहेगा। तो 3, 6, 10, 11 ये जो होते हैं कौन से भाव दिखाते हैं, वृद्धि को दिखाते हैं ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो होता है एक और भाव है होता है, इसमें लिखना भूल गया मैं, इसमें नोट्स में आपको मिलेगा तो मैं उसमें लिख दूंगा अभी रात में। एक भाव जो होता है त्रिषडाय भाव होता है, 3, 6 और 11। इसको जब संधि विच्छेद करोगे त्रिषडाय का तो क्या होगा, त्रिषड आय। त्रि का मतलब 3, षड का मतलब 6, आय का मतलब 11। तो 3, 6 और 11 भाव जो होते हैं ये त्रिषडाय भाव बोले जाते हैं, ये भी अच्छे भाव में काउंट नहीं होते हैं। तो पराक्रम जब करेंगे तो त्रिषडाय के बारे में अभी बस इसके उपचय का छोटा भाई है इसका, उसमें 4 थे, 3, 6, 10, 11 थे, इसमें 3, 6 और 11 है, उसका छोटा भाई है। पराक्रम करो, शत्रुओं को पराजित करो और लाभ लो, ये बताता है, त्रिषडाय बताता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर। 3, 6, 10, 11 भाव 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 11 भाव
ठीक है ना। इसके बाद त्रिकोण ये अन्य होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने सुना होगा, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, ठीक है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक सेकेंड। इसमें थोड़ी सी कमी है, इसमें थोड़ा सा मैं इसकी पूर्ति कर देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। ये धर्म त्रिकोण में कौन कौन से भाव आ जाते हैं? 1, 5 और 9 ये आते हैं। 1, 5 और 9, ठीक है ना। तो कितने हम होते हैं? धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, ठीक है। ये धर्म त्रिकोण में के भाव आ जाते हैं। इसके बाद कौन कौन से आते हैं आपके? अर्ध। धर्म के बाद अर्ध होता है। अर्ध का मतलब 3, 6 और 10 एक दूसरे के सीक्वेंस में चलते रहते हैं। 2, 6, 10 अर्थ में कौन आता है? 2, 6, 10। दूसरा भाव किसका है? धन का है। छठा भाव ऋण का है। 10 है किसका? कर्म क्षेत्र का है। काम त्रिकोण कौन सा होता है आपका? 3, 7, 11। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, पराक्रम का है। 7वां भाव पति अथवा पत्नी का है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, ठीक है। इसके बाद मोक्ष त्रिकोण में कौन आ जाते हैं? 4, 8 एवं 12। चौथा भाव किसका है? सुख का है, ठीक है ना। 8वां भाव किसका है? आकस्मिक संघर्षों का है। और 12वां भाव किसका है? मोक्ष का है। तो इसका क्या मतलब होता है? सुख भोगो। और जो भी आपके कर्म बचे हैं वो अष्टम भाव से अपने कर्मों को बर्नआउट करो, कर्मों को समाप्त करो। जब आपके सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, अच्छे कर्म या खराब कर्म, तो हमें मोक्ष मिलेगा। तब हम 12वें भाव के अधिकारी होंगे। सुख के द्वारा हम अपने सुख प्राप्त करके हम अपने कौन से होते हैं? अच्छे कर्मों को हम लोग बर्नआउट करते हैं, अच्छे कर्मों को समाप्त करते हैं। और दुख जब मिलता है, दुख के द्वारा हम अपने खराब कर्मों को, अपने पाप को बर्नआउट करते हैं। जब हमारे पुण्य भी बर्नआउट हो जाएंगे, पाप भी बर्नआउट हो जाएंगे, तो तब हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। जब हमारा प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहे, खाता हमारा 0 हो जाएगा, हमारा नील हो जाएगा बैलेंस हमारा, तभी मोक्ष मिलेगा। अथवा नया कर्म जब हो जाएगा तो फिर हमें धरती में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तभी ये बात बताता है आपको, मोक्ष त्रिकोण बताता है 4, 8 और 12। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जो है ये वर्गीकरण होता है। इसके अलावा एक भाव होता है मारक भाव होता है। दूसरा भाव और 7वां भाव ये कौन सा होता है? मारक भाव होता है। इसके जो स्वामी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केश की क्या कहते हैं हम लोग? मार्केश लगे हैं कुंडली में, कहते हैं ना। तो ये जो भाव होता है ये मारक भाव होता है। तो दूसरे भाव के जो स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं इनको क्या बोलते हैं? मार्केश। ये हमें कष्ट देते हैं, इनके द्वारा हमको कष्ट मिलता है। और दोनों ही भाव देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट है, पति हो या पत्नी हो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो है हमें धन भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट? दोनों की ही ज़रूरत रहती है हमको अपने जीवन में, लेकिन दोनों ही हमारे सबसे बड़े शत्रु है देखा जाए तो।
इसमें बताया गया है जिनके जो स्वामी हैं, जो ये मारक बोले जाते, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी जो हमको हमारे बोले जाते हैं मारक भाव बोले जाते हैं, मार्केश बोले जाते हैं। क्लियर है? जी। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, कुछ पूछना चाहो तो बताओ, कुछ डाउट हो, कुछ संदेह हो आपको। अब इसमें ये है सर, जैसे कुंडली पे जब दोबारा से मतलब वो करेंगे तब क्लियर हो जाएगा ये तो पता चलेगा कि ये सब भाव होते हैं, तो इसका मतलब जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। यस, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आप तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जी, है ना, तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारा जो आ जाता है अवकड़ा चक्र। अवकड़ा चक्र समझते हैं? नहीं समझते? अब नहीं। जब जातक कोई बच्चा पैदा होता है, आपके पास कोई आता है, वो कहता चुटका बना दो, कहता ना चुटका बना दो, मार शायद विचार दो, आता ना शायद विचारवाने के लिए, तब जो है आप जब उसका देखते हो कि ये नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है, तभी तो आप उसको लिखते हो कि किस योनि में पैदा हुआ है, किस वर्ष में पैदा हुआ है, और नाड़ी कौन सी है जातक की, राशि कौन है, राशि का स्वामी कौन है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का चरण क्या है, नक्षत्र के चरण का प्रथम अक्षर क्या है, जिससे आप जातक के राशि का नाम लिखोगे। ये जो सब कुछ हम देखते हैं, ये हम अवकड़ा चक्र से देखते हैं। तो क्या है, भारतीय ज्योतिष में जन्म विवरण के आधार पर व्यक्ति के नक्षत्र, राशि, वर्ण, वर्ष, तारा, योनि, महायुग, गण इत्यादि को जानने का एक विस्तृत तालिकागत चक्र है। यह मुख्य रूप से नाम राशि के अनुसार जातक के गुणों और पारस्परिक शत्रु मित्र वर्ग की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब किसी जातक का जन्म होता है, तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र और चरण में होता है, अवकड़ा चक्र की मदद से ही यह तय किया जाता है कि उसका नाम किस अक्षर से शुरू होना चाहिए। जैसे अभी पहले मैंने आपको नक्षत्र के बारे में बताया, मैंने आपसे पूछा था कोई जातक अगर मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में पैदा होगा तो जातक के नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा। तो आपने क्या बताया था, मघा नक्षत्र के पहले चरण में कोई जातक पैदा होगा तो उसका नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा, माँ होगा ना, माँ। ठीक है, तो यही जो आप देखते हो अवकड़ा चक्र से देखते हो, यही सब कुछ जो होता है आप अवकड़ा चक्र से देखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आप इसको समझना, क्योंकि आपके लिए विशेष तौर से ये ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, विशेष रूप से आपके लिए ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या देखते हो, अवकड़ा चक्र में क्या देखते हो, उसके मतलब नाड़ी वगैरह और ये नक्षत्र और वो क्या कहते हैं। हाँ, अवकड़ा चक्र के मुख्य घटक का क्या क्या है, किस लग्न में मतलब इसका हाँ जन्म वो हुआ है। लग्न नहीं, लग्न अलग चीज हो जाएगी, लग्न अलग चीज हो जाएगी। इसमें जातक की राशि वगैरह से देखते हैं। अवकड़ा चक्र देखिए क्या है कि अवकड़ा चक्र के प्रमुख घटक क्या है कि, और दूसरी चीज होता है अवकड़ा चक्र जो होता है कुंडली मिलान में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुंडली मिलान में कैसे, जैसे आप जब दोनों आ जाते हैं, दोनों की कुंडली राशि का नाम आता है, कुंडली आती है, तो आप मिलाते हो दोनों की कुंडली मिलान में देखते हो दोनों की नाड़ी तो एक नहीं है, यही तो देखते हो ना, तो क्यों देखोगे तो नाड़ी दोष लग जाता है। इसी इसके बाद आप देखो तारा चक्र, दोनों के तारा तो एक नहीं है, कितने तारा किस तरीके के हैं, शुभ तारा है कि नहीं, अशुभ तारा है। फिर इसके बाद आप देखते हो अगर छत्री है तो आप देखते हो कि वर्ण क्या है, दोनों का वर्ण एक नहीं होना चाहिए छत्रियों में। फिर इसके बाद बकूट देखते हो आप, बकूट का क्या है दोनों का, तो इस तरीके से आप देखते हो, सारा अवकड़ा चक्र से ही देखते हो, तो सारा का सारा जो होता है अवकड़ा चक्र से देखा जाता है। तो अवकड़ा चक्र का क्या है, में क्या होता है, अवकड़ा चक्र में क्या होता है,
आ का मतलब होता है जो होता आकार, इसका मतलब जातक का नाम का अक्षर। क्या अक्षर होगा जातक के नाम को? आकार। आ जो अवकड़ा चक्र का जो आ जो होता है वो आकार को रिप्रेजेंट करता है, राशि के नाम का प्रथम अक्षर वर्ण को रिप्रेजेंट करता है वो। इसके बाद दूसरा वह जो होता है वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, अवकड़ा वर्ण और वश्य। वर्ण कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है ना, वश्य को रिप्रेजेंट करता है। अभी आगे वश्य बताऊंगा। तारा चक्र और योनि को रिप्रेजेंट करता है कि निधन तारा में जातक है कि प्रत्यय तारा में है कि आज जो है शुभ जो है वहाँ पे सुख तारे उसमें जन्म तारे में है कि किस तरह के तारे में जातक है, मित्र तारे में है, अधिमित्र तारे में है, संपत्त तारे में है, किस जातक तारे में जातक पैदा हुआ है। तो ये जानकारी इसकी देता है, तारा चक्र के बारे में बताता है। योनि के बारे में बताता है कि पशु योनि है कि मार्जार है कि चतुष्पद है, क्या योनि के बारे में बताता है। ये एक अवकाड़ा चक्र का बारे है थोड़ा सा, ये इसको आप देखिए, दिख रहा है आपको? ये इसमें पत्रा में देखा है तो मतलब देख भी लेते हैं, थोड़ा बहुत आता है। आता देख लेते हो ना? हाँ तो हाँ यही है वो जो चीज़, वही चीज़ें हैं कि जैसे आप इसमें अगर आप देखते हो, इसमें अगर आप देखोगे आप इसमें, तो जैसे आपने देखा कि जैसे आपसे पूछा गया आपकी कि जातक जो है कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो उसका अवकाड़ा चक्र आप देखो। तो कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण होगा तो सबसे पहले आप क्या कहोगी कि जातक जो है मेष राशि में पैदा हुआ है, होगा ना? मेष राशि में पैदा हुआ है और जातक के नाम का जो प्रथम अक्षर होगा वो आ से होगा। जैसे आ से क्या होगा? अजय कुमार या अंकिता, ये क्या होगा? आपका नाम का प्रथम अक्षर हो जाएगा। ठीक है। और अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि वश्य, ये जो आपका आ गया कि वश्य क्या है, ये क्या ये आपकी योनि आ गई कि आपका कौन हो जाए? मेष योनि में जातक पैदा हुआ है ना। फिर कौन क्या आपका आया? वर्ण आया, क्या आया कि राक्षस वर्ण है ना। फिर क्या आया आपका कि नाड़ी आ गई कौन सी? ठीक है ना, नाड़ी कौन सी हो गई इसमें? क्या नाड़ी हो गई? अंत नाड़ी है, ठीक है ना। और कौन सा भाग है? पूर्व भाग है, ठीक है। हाँ ये युंजा होता है, पूर्व युंजा, मध्य युंजा और अंत युंजा। मध्य भाग, पूर्व भाग, अंत भाग, तो ये पूर्व भाग है। प्रथम जो होते हैं नक्षत्रों में जिस नक्षत्र में जातक पैदा होता है, 1 से लेकर के जो होते हैं 6 नक्षत्र जो होते हैं प्रथम भाग में 1 से लेके 9 नक्षत्र जो होते हैं प्रथम भाग होता है। 9 से लेके अगले 12 नक्षत्र जो होते हैं वो द्वितीय भाग होता है, मध्य भाग होता है। आगे वाले 6 नक्षत्र जो होते हैं वो अंत भाग होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रथम भाग में, पूर्व भाग में पैदा हुआ है जातक, ये जिसका युंजा जो है वो हो जाएगा। पाद कौन सा होगा? जातक लौह पाद में पैदा हुआ है, चतुष्पद है योनि उसकी। और ये इसका जो ये देख रहे हैं तत्व आप देख रहे हैं, तो जातक जो है किस तत्व में? अग्नि तत्व में, मतलब राशियों के अनुसार जो होता है। जो मेष राशि है, जातक पैदा हुआ मेष राशि में, तो जहाँ तक मेष राशि आ रही हो अग्नि तत्व की राशि हो जाएगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी वृष राशि जो होती है पृथ्वी तत्व की होती है। वृष राशि जहाँ तक रहेगी तो उसके नक्षत्र के जितने भी अक्षर होंगे वो जातक का जो होगा वो कौन सा होगा? भूमि तत्व हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये भी आपकी योनि आ गई, सिंह योनि है, मृग योनि है कि गरुड़ है कि क्या है, ये सारा का सारा योनि आपकी आ गई। इस प्रकार से आप जो है अवकड़ा चक्र आप देख सकते हो, किसी का भी सब कुछ आप निकाल करके आप उसका बता सकते हो। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताएं। नहीं।
ये सारे के सारे देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं। राशि, राशि के स्वामी, नक्षत्र, नक्षत्र के स्वामी, चरण, चरण का अक्षर, योनि, गण, नाड़ी, युंजा, पाया, वर्ण, वश, हंसक, वर्ग, ये सारे के सारे जो होते हैं सारे के सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। क्लियर है? आप बताइए। अच्छा, अगर कोई जातक जो होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर पैदा हुआ है तो उसका जो आप जो है कैसे लिखोगे? एक कागज में लिख के दिखाओ उसका वो कड़ा चक्र बना करके। आप एक कागज में वो कड़ा चक्र बनाइए। कॉपी पेन लिए कि नहीं लिए? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में कोई जातक पैदा हुआ है तो उसका अवकाड़ा चक्र बनाइए। तो सबसे पहले लिखिएगा राशि, फिर राशि स्वामी, जो लेफ्ट में लिखे इसी के अनुसार लिखिएगा। पूरी टेबल को बनाइएगा। राशि, राशि के आगे क्या लिखेंगे? कौन सी राशि है, फिर उसके जो स्वामी होंगे वो लिखेंगे। फिर नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है, फिर चरण, कौन सा चरण है, फिर नक्षत्र स्वामी, कौन से नक्षत्र के स्वामी, ये सारा कुछ लिखेंगे। चरण का जो अक्षर, प्रथम अक्षर होगा वो लिखेंगे। लिख लिया? हो गया? हो गया? अनम्यूट करिए। अभी आपका म्यूट हो, आप अनम्यूट करो। हो गया? क्या कह रही है? किसका बताना था? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण। चौथा चरण। जी उसका वो है, क्या बोलते हैं, अक्षर। उत्तराषाढ़ा का जो चक्र का जो अक्षर है वो जी है। उसके बाद में इसके स्वामी जो है वो सिंह है। नहीं, वो ठीक है, वो ऐसे नहीं। आप सिंपल इस टेबल में देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड में सबसे लेफ्ट में क्या लिखा है? राशि और राशि लिखा है। इस तरह से लिखिए। हमेशा सीक्वेंस ये होता है, राशि, राशि और राशि स्वामी। तो राशि इसकी कौन सी होगी? इसकी राशि है मकर राशि है। मकर राशि है। तो राशि में लिखना है, हाँ, सबसे पहले राशि लिखना है, उसके आगे लिखना है मकर राशि। फिर राशि कौन होंगे? राशि के स्वामी कौन हो जाएंगे?
शनि। शनि। राशि के आगे शनि लिखेंगे। फिर नक्षत्र में लिखेंगे उत्तराषाढ़ा। जी। उत्तराषाढ़ा। फिर नक्षत्र स्वामी के में लिखेंगे आगे सूर्य। सूर्य। फिर लिखेंगे नक्षत्र चरण। नक्षत्र चरण में क्या लिखेंगे? 4। या फिर सिंपल उत्तराषाढ़ा के आगे 4 लिख ले, डैश लगा के 4 लिख ले। इसका मतलब उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण। और फिर क्या लिखेंगे? चरण अक्षर या नाम का प्रथम अक्षर क्या होगा? जी। जी। तो ब्रैकेट में लिख ले, क्या लिख ले? नाम जितेंद्र। ठीक है ना? या जीविका, स्त्री है तो जीविका, कन्या संतान अगर है तो। योनि। योनि कौन सी हो जाएगी? नकुल योनि। योनि के आगे नकुल लिखेंगे। गण। गण मनुष्य गण होगा, हो जाएगा। नाड़ी कौन सी होगी? अंत नाड़ी। युंजा। युंजा कौन सी हो जाएगी? आखिरी चरण, चतुर्थ भाग। हाँ, पर भाग मतलब अंत भाग, अंत भाग, पर भाग। पाया जो होगा ताम्र। पाया जो है ताम्र। वर्ण जो है, वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण है? वैश्य वर्ण है। ठीक। वश्य क्या है? चतुष्पद। चतुष्पद। हंसक क्या है? हंसक। हंसक। भूमि। भूमि। हाँ। हंसक के बाद आ गया वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? वर्ग। हाँ, मार्जार वर्ग। उत्तराषाढ़ा है ना? नहीं नहीं नहीं, मार्जार नहीं है, सिंह है। आपने सही बोला, सिंह है, क्योंकि ये लाइन खत्म हो गई। हाँ, सिंह होगा। ठीक। आपका जो वर्ग होगा ये सिंह होगा। ये आपका अवकड़ा चक्र बन के तैयार हो गया। क्लियर? जी। इसमें कुछ पूछना है आपको? तो मतलब जैसे कि किसी जातक की वो है तो ये लग्न की राशि होगी? नहीं 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 नहीं, लग्न की राशि नहीं होगी। लग्न की राशि नहीं होगी। चंद्रमा जहाँ स्थित है वो राशि होगी। लग्न से भी मतलब नहीं है, लग्न तो बाद में होगा। ठीक, समझ में आ गया। वो उसमें ये देख रहे थे तो हम भूल गए। लग्न अलग चीज है। लग्न अगली क्लास में, हाँ अगली क्लास में आपको लग्न बताऊंगा कि लग्न कैसे आप निकालोगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जी। ये जहाँ पे आपका चंद्रमा स्थित होगा, जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होगा वो उसको लेते हैं, वही आपकी राशि हो जाती है। जैसे क्या है कि उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण में जी अक्षर पड़ रहा है तो चंद्रमा उसका किसमें स्थित होगा? मकर राशि में स्थित होगा। क्योंकि मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के 3 चरण आते हैं। आते हैं ना? देखो ऊपर देखो लाइन खींची है, देखो ये लाइन, देखो ऊपर एक लाइन है, ये धनु के बाद देखो ये लाइन आ गई। देखो माउस पॉइंटर मेरा दिख रहा होगा। यहाँ पे आपकी जो है उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण जो होगा, इसमें ये धनु राशि में आ जाता है आखिर। और उसके बाद के 3 चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दोनों, ये जो चरण आते हैं, ये चरण आपके आ जाते हैं किसमें? ये मकर राशि में आ जाते हैं। तो मतलब सर जो मतलब किसी की वो बनाएंगे तो ये सब उसको उसमें लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको लिखाया है, एक टेबल बनाओगी, ऊपर हेडिंग डालोगे अवकड़ा चक्र, ये सारा उसी तरीके उतार दोगी देख के।
अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि किसी की कुंडली बनानी तो उसमें ये सब लिखना पड़ेगा ना? अगर हाथ से बनाओगे तो लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर से अगर बनाओगे तो अपने आप बन करके आ जाएगा। अगर आप हाथ से बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा। जी जी। क्लियर है ना? जी सर। और बताइए, इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए। ऊपर मैं आपको खिसका दे रहा हूँ, ऊपर देख लीजिएगा, कुछ समझ में ना आया हो तो। ये तो लिखने वाला आइटम है, लिखने वाला मेन ये है, देखिए ये मेन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भावों का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव। हाँ, 1, 4, 7 एवं 10 ये जो होते हैं केंद्र भाव होते हैं ना। ठीक, ये केंद्र भाव आपके हो गए। इसके बाद त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव कौन कौन से हो जाते हैं? 1, 5, 9। हाँ, प्रथम, पंचम और नवम ये भाव आपके हो जाते हैं त्रिकोण भाव। ठीक है। त्रिकोण। इसके बाद आपके हो जाते हैं आपोक्लिम भाव, 3, 6, 9, 12 ये कौन से हो जाते हैं? आपोक्लिम। इसके बाद कौन आ जाता है? कौन आता है? पणफर। कौन कौन से हो जाते हैं? पणफर में कौन कौन से भाव आ जाते हैं? 5वां, 8वां और 11वां। हाँ, 2, 5, 8, 11 इसको याद रखने, पणफर याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि केंद्र के आगे के जो भी भाव होते हैं वो पणफर भाव बोले जाते हैं। केंद्र आपको पता है 1, 4, 7, 10 तो पणफर कौन हो जाएंगे? 2, 5, 8, 11 हो जाएंगे, पणफर हो गए। केंद्र के बाद के भाव है ना? हाँ, केंद्र के बाद के भाव। इसके बाद आपके त्रिक भाव आ जाते हैं। त्रिक भाव कौन से होते हैं? जी, 7वां, 12वां। त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8 एवं 12। हाँ, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये त्रिक भाव हो जाते हैं। इनको रंध्र भाव भी बोलते हैं, रंध्रेश बोलते हैं, इनके स्वामी को रंध्रेश बोलते हैं। इसके बाद उपचय भाव आ जाते हैं। उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 10, 11 कौन कौन से? 3, 6, 10, 11 ये हो जाते हैं आपके उपचय भाव हो जाते हैं, वृद्धि को दर्शाते हैं आपके। इसके बाद अन्य वर्गीकरण में आ जाते हैं। त्रिकोण का वर्गीकरण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्गीकरण हो जाता है। धर्म त्रिकोण में कौन कौन से भाव आ जाते हैं? 1, 5, 9। पहला। हाँ, अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10। काम त्रिकोण में 3, 7, 11 और मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 और
इसके बाद मारक भाव में जो आ जाते हैं, ये दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव होता है। इस तरह से ये त्रिकोण हो जाते हैं। त्रिषडाय भाव हो जाते हैं तीसरा, छठा, 11वां। त्रिषड आय, वो तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये जो हो जाते हैं त्रिषडाय भाव हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? ये त्रिषडाय भाव हो जाते हैं। इस तरह से इनको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। यह वो काढ़ा चक्र है। ठीक है ना? अब आप अच्छा ये बताइए कि कुंडली, जैसे आपने देखा है, कुंडली देखती हो आप? देखा है थोड़ी बहुत कि नहीं देखता? क्या देख कुंडली वगैरह कुछ? कुंडली अभी नहीं देख पाते कुंडली। बना लेते हो आप कुंडली? लेकिन हाल उसमें हाँ नहीं, बस यही उसमें लग्न निकालना सीखे थे कि मतलब चंद्रमा से कि कैसे उसकी लग्न निकाली जाती है, तो लग्न उसमें अपने आप से। अच्छा, लग्न निकालना आप सीख गई हो? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे चंद्रमा है, हम लोग चंद्रमा के बारे में चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर रखते हैं। चंद्रमा के बारे में अगर मैं पूछूं, चंद्रमा की क्या विशेषताएं होती है? चंद्रमा के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको लिख नोट्स में लिख के दिया था। चंद्रमा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? चंद्रमा किन किन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है? चंद्रमा को मतलब शांत वो ग्रह माना गया है और बोलते हैं शीतल ग्रह कहा, चंद्रमा को शीतल ग्रह कहा गया है ना? ग्रह बोला जाता है चंद्रमा को। हाँ, और चंद्रमा किसका, चंद्रमा को जो आप देखती हो, चंद्रमा का नाम सुनते ही आपको कौन आपके दिमाग में आता सबसे पहले? मतलब चंद्रमा रात्रि में उदय होता है। चंद्रमा रात्रि में उदय होता है, तो चंद्रमा का नाम सुनते हमें शीतलता का ध्यान आता है। शीतल होता है चंद्रमा, मन को शीतल करता है। सूर्य गर्म होता है, तो सूर्य क्या होता है, मन को हमारे तेज जो है हमारे मन में जो होता है उष्णता लाता है, गर्माहट लाता है। लेकिन चंद्रमा को हम लोग नाम लेते हैं, तो चंद्रमा में क्या था, शीतलता प्रदान करता है। जैसे ठंडी हवा जैसे हो चल रही, जैसे हम लोग इसमें गर्मियों का समय चल रहा है, दोपहर में अब बाहर जाते हो तो आपका शरीर तपने लगता है, ये सूर्य का प्रभाव है। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हो, पंखा चलाया या एसी चलाई या कूलर चलाया आपने, तो आप सीधे क्या हुआ, आपके शरीर में शीतलता का प्रभाव हुआ, ठंडा हुआ शरीर थोड़ा सा, तो आपको प्रसन्नता का अनुभव हुआ। तो ये शीतलता जो है गुण है, ये किसका गुण है? चंद्रमा का गुण है शीतलता, है ना? और चंद्रमा जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? माता को रिप्रेजेंट करता है। हमारी आपकी जो मदर है, माता है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। और चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? चांदी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा दूध को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? करता है ना? इसी तरीके से अगर आप जो है उनको देखोगे, सूर्य को देखो, क्या आपको पता चलता है? अग्नि तत्व, गर्माहट। अग्नि तत्व को आ गया, इसका मतलब क्या होगा? गर्माहट आ जाएगी।
गरम चीज़ें, हो गए समझो। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, चंद्रमा जो है, सूर्य जो है गरम को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमें। सूर्य किसको? आत्मा को रिप्रेजेंट करता है सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? जरा सोच के बताइए। पिता से होता है सूर्य। हाँ, सूर्य जो होता है पिता को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य शासन को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य राजा होता है ना सूर्य तो। हाँ, सूर्य राजा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य उच्चाधिकारियों को रिप्रेजेंट करता है। शासन तंत्र जो होता है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? शासन तंत्र जो होता है उसको जो है सूर्य रिप्रेजेंट करता है। पशुओं में सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? जी? पशुओं में सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? पशुओं में सूर्य सिंह। सिंह को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। ठीक है। और फलों में किसको रिप्रेजेंट करता है? फलों में आम को करता है। सेब को करता है, अनार को करता है। किसको? सेब को, अनार सेब अनार को। एक मिनट ना, सेब अनार है ना? हाँ। अनाज में किसको रिप्रेजेंट करता है? अनाज में किसको रिप्रेजेंट करता है? गेहूं को रिप्रेजेंट करता है, गेहूं को। जी। फूलों में किसको रिप्रेजेंट करता है? फूलों में किसको? हाँ, बताइए। रेड कलर का कोई भी फ्लावर हो। रेड कलर का? हाँ। तो कैसे गुलाब हो गया आपका? कनेर। कनेर को, हाँ, कनेर को भी रिप्रेजेंट, रेड कनेर जो होता है। ठीक है ना? बट बेसिकली गुलाब ज़्यादा इजीली हो जाता है। गुलाब को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल आप बोलो, गुलाब को रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है ना? इस तरीके से जो होता है रिप्रेजेंट करता है इन चीज़ों को। मंगल पे आ जाता है। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल। हाँ। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? अग्नि से होता है। आग को रिप्रेजेंट करता है मंगल। अग्नि तत्व का है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और किसको करता है? छोटे भाई बहन को करता है। और किसको करता है? भूमि को करता है। और किसको करता है?
मेष को रिप्रेजेंट करता है, मेष को मतलब शीप को रिप्रेजेंट करता है। शीप समझते हो, भेड़ को। हाँ ठीक है ना। इसके बाद वो रिप्रेजेंट किसको करता है? सेना को रिप्रेजेंट करता है, सेना को रिप्रेजेंट करता है, सेनापति को रिप्रेजेंट करता है, कमांडर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। गुलाब को रिप्रेजेंट करता है, गुड़ को रिप्रेजेंट करता है। मंगल। हाँ। शहद को रिप्रेजेंट करता है। शहद को रिप्रेजेंट करता है। और किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पीली वो ये जो मसूर की जो दाल होती है, लाल दाल होती है मसूर की, उसको रिप्रेजेंट करता है। अनाज में मसूर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अच्छा बताए, मंगल किस राशि में नीच का हो जाता है? मंगल किस राशि में नीच का होता है? तुला। तुला राशि में नीच का होता है। मंगल किस राशि में नीच का होता है? भी तो होता है। हाँ? क्या कह रहे हैं? मंगल जो होता है कर्क राशि में नीच का होता है और मकर राशि में उच्च का होता है। उच्च राशि से 7वीं राशि में नीच का हो जाता है और नीच राशि से 7वीं राशि में उच्च का हो जाता है। मेष राशि जो होती है, मेष राशि उसकी स्वयं की राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। पिछली क्लास में बताया था ना मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, बताया था ना। उच्च राशि कौन सी होती है ग्रह की, कितने डिग्री में उच्च का या नीच का होता है। तो ये तो सर ये साथ में तो बताया था आपने कि नीच पे हो जाता है। देखो उच्च राशि जब देखोगे, जैसे आप मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मंगल जो होता है आपका मकर राशि में उच्च का होता है। अब मकर राशि से 7वीं राशि काउंट कर लो तो आपको कर्क राशि मिलेगी। करो अच्छा काउंट फिंगर्स में, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7वीं राशि 4 नंबर की आई। तो 4 नंबर की राशि कौन सी हो गई? कर्क। हाँ तो कर्क राशि आपकी हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा इसको पढ़िए, तो पढ़ेंगे तो और बढ़िया से सही से आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको रिवाइज करिएगा। हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे और लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। हम लोग फिर से इसको एक बार अगली क्लास में आप लोगों को ग्रहों की मित्रता शत्रुता बताऊंगा और आपको जो है मैं बताऊंगा कि लग्न कैसे निर्धारण करते हैं, लग्न साधन कैसे करते हैं। ठीक है ना।
ठीक है, आप जो आराम से रहिए, कोई पूछना हो तो बताइए, उसको मैं कोई डाउट मैं क्लियर कराऊंगा आपको। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। उसमें जो सर आपने मतलब उसमें पौधे वगैरह उसमें बताए थे, तो उसका क्या होता है ये? कौन सा पौधा? किस राशि का कौन सा पौधा होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना मैंने आपको, नक्षत्रों के पौधे होते हैं, बताया था ना नक्षत्रों के पौधे। वो जो होते हैं पौधे जो होते हैं, जिस नक्षत्र का जो हमारी नक्षत्र में कुंडली में जो नक्षत्र खराब होता है, उस नक्षत्र के पूजन में यूज किया जाता है, हवन में यूज करते हैं उसी नक्षत्र के। जैसे जो होता मंगल है, मंगल का जो पौधा होता खैर होता है, सुना ना खैर? तो अगर मंगल किसी कुंडली में खराब है तो उसको हवन करके सही करना है, तो आपको खैर की लकड़ी से हवन करेंगे आप मंगलवार के दिन। मंगल के मंत्र का जप करते हुए, ठीक है, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, इसे मंत्र जप करते हुए आप करेंगे उसका, तो आहुति देंगे स्वाहा बोलते हुए, या धरणी गर्भ संभूतम वाला मंत्र मंगल का बोलते हुए आप जो है स्वाहा बोल के हवन करेंगे 108 बार। ठीक है ना? और बताइए, और कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी बार ना पिछली बार वाला भी पढ़ नहीं पाया ना सही से। चलिए पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो उसमें ग्रुप में लिखिएगा, ठीक है ना? कोई अगर डाउट हो तो ग्रुप में लिखिएगा। चलिए ठीक, हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, गुड नाइट।